नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम टेट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रख के आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। पहले भी हमने कई टॉपिक को कवर किया है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के, उन सभी टॉपिक को हमने अभी तक कई टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में आज हम कुछ अपने आपस में थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने किया था। तो मैंने जैसा कि हमेशा कहता हूँ, किसी भी सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम के साथ साथ उसके देश का नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो जो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। एरिक एरिक्सन कौन है? जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो एरिक एरिक्सन थे, इन्होंने बच्चे के सामाजिकरण पर बहुत ही ज़्यादा बल दिया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था, इन्होंने कहा था कि बच्चे के विकास के लिए उसका सामाजिकरण होना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। तो इन्होंने सामाजिकरण के 4 तत्वों को बताया था। सामाजिकरण के 4 तत्वों के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। सामाजिकरण के 4 तत्व बताए थे। वो चारों तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला तत्व इनका था परिवार। सामाजिकरण के लिए परिवार को बताया। परिवार के बाद में सामाजिकरण के लिए विद्यालय, साथी, मीडिया। ये चारों तत्व सामाजिकरण के महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। इनका जो सिद्धांत क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत, इन्होंने अपने सिद्धांत को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया था। अभी हम एक एक करके इन अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, इन अवस्थाओं के नाम जानेंगे और प्रत्येक हमें बात याद क्या रखनी है, प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत इन्होंने किन किन आयु वर्ग के बच्चों को रखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे और इन अवस्थाओं के नाम को और उसकी प्रत्येक अवस्था के गुण को भी ध्यान में रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इनकी जो अवस्थाओं का इन्होंने जो वर्णन किया है, तो इन अवस्थाओं को एक एक करके अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिस अवस्थाओं में इन सभी अवस्थाओं में बच्चे के संपूर्ण जीवन काल को इन्होंने लिया है। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक इन्होंने 8 अवस्थाओं को बांटा है। इनकी जो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? सबसे पहली अवस्था इनकी विश्वास बनाम अविश्वास है। विश्वास बनाम अविश्वास। इन्होंने सबसे पहली अवस्था का नाम विश्वास बनाम अविश्वास दिया था। इस अवस्था के अंतर्गत इन्होंने जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया था। कितने? जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को अपने इस अवस्था के अंतर्गत शामिल किया था। इस अवस्था में इन्होंने बताया था कि इस अवस्था के अंतर्गत आने वाले बच्चे पूरी तरह से अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं। वो अपना स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, 1.5 वर्ष का बच्चा अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। वो किसी भी खाने पीने रहने के लिए अपने माता पिता पर पूरी तरह से डिपेंड रहता है। तो इन्होंने क्या बताया था इस अवस्था के अंतर्गत कि अगर बच्चे को उसके माता पिता और उसके परिवार की तरफ से एक अच्छे से स्नेह, प्रेम और उसके देखभाल किया जाता है, तो बच्चे में विश्वास का, किसका? बच्चे में विश्वास का विकास होता है। उसका समाज के प्रति विश्वास होता है। उसमें आशा उत्पन्न होती है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह के मुझे कोई बच्चे में उत्पन्न होता है कि अगर भविष्य में किसी भी तरह से बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तो मेरी देखरेख के लिए ये सभी लोग समाज के लोग हैं। तो इसमें बच्चे को विश्वास होता है और अगर इन्हीं माता पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा बच्चे की देखभाल में किसी भी तरह से कमी रहती है या वो अपने आप को अपने मम्मी पापा या
परिवार की तरफ से संतुष्ट नहीं पाता है, कि उसके मन में अगर ये रहता है कि ये लोग मुझसे कम स्नेह है, तो बच्चे में समाज के प्रति अविश्वास का उत्पन्न होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि इस अवस्था में बच्चे पूरी तरह से दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर उनको उन लोगों से, अपने मम्मी पापा से उचित मात्रा में प्रेम, स्नेह, देखभाल और समय पर खाना पीना होता रहेगा, तो बच्चे में विश्वास उत्पन्न होता है या विश्वास का विकास होता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो दूसरी अवस्था थी, इन्होंने अपनी दूसरी अवस्था को क्या नाम दिया था? दूसरी अवस्था को इन्होंने स्वायत्ता बनाम लज्जा शर्म, स्वायत्ता बनाम लज्जा शर्म, लज्जा या शर्म ऑब्लिक शक, दूसरी अवस्था के इन्होंने स्वायत्ता बनाम लज्जा शक नाम दिया था। इस अवस्था के अंतर्गत इन्होंने 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को लिया था। कितने? 1.5 से 3 वर्ष तक के बच्चे को, 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अपनी इस अवस्था के अंतर्गत रखा था। इन्होंने बताया था, किसने? एरिक एरिक्सन ने बताया था कि इस अवस्था के बच्चे अपने कार्य को स्वयं करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि जो भी कार्य हैं, दैनिक कार्य हैं, खाना पीना, चलना उठना, और जो भी जैसे कि कंघी करना, शर्ट के बटन लगाना, चप्पल पहनना, ये सभी कार्य बच्चे स्वयं से, खुद से अपने कार्य करने की कोशिश करता है। मतलब बच्चा दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, वो स्वयं के कार्य खुद से करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। अगर इन्हीं कार्यों में बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो, तो बच्चा इन कार्यों को अच्छे से करना सीख जाता है। अगर किसी भी तरह से उनको रोका जाता है या वो इन सभी कार्यों को करने में असफल होता है, तो बच्चे को अपने आप में एक शक उत्पन्न होता है कि क्या मैं इन कार्यों को भी नहीं कर सकता? क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं इन छोटे मोटे कार्यों को भी करने में सफल नहीं हो रहा हूँ या हो पाऊंगा? तो इसे अगर उनको अपने इसका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, तो बच्चे में शक उत्पन्न होता है। बच्चा अपने आप में स्वायत्ता, मतलब अपने जो कार्य हैं उन कार्यों को अच्छे से करना नहीं सीख पाता है। तो इस अवस्था में यही होता है। इस अवस्था को प्रसाधन प्रशिक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में ही बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या, जैसे कि शर्ट की बटन लगाना, पैरों में चप्पल पहनना, भले ही वो गलत पहने या शर्ट की बटन ऊपर नीचे लगा ले, पैर की चप्पल सीधे वाली उल्टी, उल्टी वाली सीधी में पहन ले, तो वो लेकिन खुद से अपने कार्य करने की कोशिश करता है। अब इसके बाद में क्या था? इसके बाद में जो इनकी तीसरी अवस्था थी, इन्होंने अपनी तीसरी अवस्था को पहल बनाम अपराध नाम दिया था। कौन सी इनकी तीसरी अवस्था थी? पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध। तो इस अवस्था के अंतर्गत एरिक एरिक्सन ने 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा हुआ था। कितने? 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अंतर्गत आने वाले आयु वर्ग के बच्चों को अपनी इस तीसरी अवस्था में सम्मिलित किया था। तो पहल बनाम अपराध से क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा अपने, अभी क्या कर रहा था, इसकी जो दूसरी अवस्था में बच्चे स्वयं के कार्य खुद से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता और अपने परिवार के लोगों के जो भी कार्य हैं उन कार्यों में सहयोग करने की कोशिश करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि अगर पिताजी बाहर गाड़ी को धुल रहे हैं, तो बच्चा भी उनकी गाड़ी धुलने में सहायता करने की कोशिश करता है। अगर उसके पिताजी उससे अच्छे से उसके कार्य को प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चा उन कार्यों को करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और वो धीरे धीरे अपने आप को उस लायक समझने लगेगा या वो स्वयं से उन कार्यों को करना सीख जाएगा। तो इसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, अगर वो उन कार्यों को करने में सफल रहेगा, तो बच्चे में उद्देश्य का विकास होता है। बच्चा उन कार्यों को करने की कोशिश स्वयं से करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में जो इन्होंने अपनी चौथी अवस्था बताई थी, चौथी अवस्था इनकी क्या थी? परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम
बनाम परिश्रम बनाम हीनता। इस आयु वर्ग के अंतर्गत मतलब इस अवस्था के अंतर्गत 6 से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया था। कितने? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया था। नॉर्मली 6 से 12 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे इसमें अपने विद्यालय या स्कूलों को जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो अभी तक बच्चे क्या घर पे रहते थे, सामाजिक कार्य अपने जो छोटे मोटे अपने कार्य थे उन कार्यों को करते थे, लेकिन अब बच्चों को विद्यालय जाना पड़ रहा है। तो विद्यालय जाने पर बच्चे को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और उसे नई जो विद्यालय के लोग हैं उन लोगों से और जो भी समाज है उन समाज से उसको सामना करना पड़ता है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या अपने कार्यों को करने में काफ़ी अधिक परिश्रम करता है। अगर इस परिश्रम के बावजूद भी बच्चा किसी भी तरह से असफल हो जाता है तो बच्चा क्या अपने आप में हीन भावना या अपने आप को छोटा समझता है या उसमें अपने आप में हीन भावना का विकास हो जाता है। अगर वो अपने इन कार्यों को जो भी नया समाज है उस समाज को सामना करने में या जो अपने नए कार्य हैं उन कार्यों को करने में सफल रहता है तो बच्चे में एक सामर्थ्य का विकास होता है। बच्चा उन कार्यों को जो भी आगे है उन कार्यों को करने में अपने आप को योग्य समझता है, सामर्थ्य का उन बच्चों में विकास हो जाता है। तो इसके बाद में जो इन्होंने चौथी के बाद पांचवी अपनी अवस्था बताई थी उस अवस्था का नाम क्या है? पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति। तो इस अवस्था के अंतर्गत एरिक एरिक्सन ने 12 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया था। 12 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को इस अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया था। इसमें बच्चे टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंस होते हैं, किशोरावस्था में बच्चे होते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे अपनी समाज में अपनी स्वयं की पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को एक अच्छा समाज के सामने एक अपना स्थायित्व या अपने समाज के सामने अपने को अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। अगर वो समाज के सामने अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है तो अच्छा है, और किसी भी तरह से अगर बच्चा अपनी पहचान बनाने में असफल रहता है तो बच्चे में भ्रांति उत्पन्न होती है। बच्चा अब बड़ा कंफ्यूज रहने लगता है। वो सोचता है कि अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम समाज के सामने या अपना जो जीवन है उस जीवन में स्थायित्व पा सकें या अपने उस जीवन में अपने आप को थोड़ा सा मजबूत कर सकें। तो इस अवस्था यह वही अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे स्वयं से क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, या फिर तो क्या कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करूँगा। तो बच्चे अपने आप में इन क्वेश्चनों को पूछते हैं और अपने बड़ा कंफ्यूज रहते हैं अपने भविष्य को लेकर। तो इस अवस्था में क्या बच्चे अपनी पहचान को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो किसी तरह से उन पहचान को बनाने में असफल रहता है तो बच्चा क्या भ्रांति उसमें कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि अब आगे मैं भविष्य में क्या करूं या मैं क्या करूं जिससे मैं अपने आप को एक मजबूत आधार दे सकूं। और इसी अवस्था में बच्चे क्या स्वयं से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं अपने जीवन काल में क्या करना चाहूँगा, क्या करूँगा। तो इसीलिए इसको पहचान बनाम भ्रांति का नाम दिया। इसकी जो आयु वर्ग है 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को इस अवस्था के अंतर्गत रखा हुआ है। अब इसके बाद में जो इनकी छठवीं अवस्था थी उस अवस्था का क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव। उस अवस्था को आत्मीयता बनाम अलगाव का नाम दिया गया है। आत्मीयता बनाम अलगाव को 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को रखा गया है। तो इसका जो हमारी कौन सी छठवीं अवस्था है, छठवीं अवस्था को क्या नाम दिया है?
आत्मीयता बनाम अलगाव इस अवस्था के अंतर्गत 18 से लेकर 35 वर्ष तक के बच्चों को बताया गया है, अंतर्गत रखा गया है 18 से 35 वर्ष। हाँ, इसमें क्या है, विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न आयु वर्ग दिए गए हैं। तो हमें एग्जाम पेपर में क्या करना है, जो इससे पास जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होगा हमें उसी ऑप्शन को सही मानना है और उसी को टिक लगाना है। तो इस अवस्था में आत्मीयता बनाम अलगाव का इस अवस्था का नाम दिया गया है। इस अवस्था में जब व्यक्ति अपने आप की पहचान बनाने में सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो अपने इस जीवन को, इस पहचान को किसी के साथ में शेयर करने के लिए आगे बढ़ता है। क्या करता है, वो समाज के साथ में अच्छे संबंध और किन्हीं लोगों के साथ में घनिष्ठ व्यवहार बनाने की कोशिश करता है। इसी अवस्था में बच्चे अपना विवाह करते हैं और अपने आगे के जीवन को जीने का शुरुआत करते हैं। तो इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे समाज से घनिष्ठ व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो इस व्यवहार को बनाने में सफल रहते हैं तो वो आगे अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। अगर किसी भी तरह से वो असफल हो जाते हैं तो वो अपने आप को अलग या अपने आप को अकेला महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे का विवाह होता है। वो समाज से अच्छे व्यवहार बनाने की कोशिश करता है। अगर वो सफल रहता है तो क्या करता है, सफल हो जाता है तो अपने जीवन को उसी तरह से आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। किसी भी तरह से अगर वो असफल हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता, अपने आप को समाज से दूर रखना प्रारंभ कर देता है, अकेले अकेले रहना शुरू कर देता है। तो अब इसके बाद में जो 7वीं अवस्था है, इस अवस्था को जन्नात्मकता बनाम स्थिरता नाम दिया है। कौन सा, जन्नात्मकता बनाम स्थिरता जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। इस अवस्था के अंतर्गत 35 से लेकर 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को रखा गया है, सम्मिलित किया गया है। कितने से, 35 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को इस अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस पहली अवस्था में क्या था, बच्चे विवाह करते थे। अब विवाह होने के बाद में इस अवस्था में उन बच्चों के, उन लोगों के क्या होता है, बच्चे होते हैं। या जन्नात्मकता बनाम स्थिरता, जब सक्सेस हो गया, पहले सक्सेस होने के बाद में उसने विवाह किया, विवाह के बाद में उसके बच्चे इस अवस्था में होते हैं। और इसी अवस्था में वो अपने जो छोटे हैं, उनसे छोटे हैं या उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों को सिखाता है, उनको लीड करता है, उनका नेतृत्व करता है, उनको आगे जीवन के बारे में बताता है। अगर वो इसमें उत्पादकता मीन्स अगर वो इन कार्यों में असफल रहता है तो बच्चा, तो वो है व्यक्ति अपने आप को स्थिर पाता है। वो ये सोचता है कि हम इस दुनिया में कोई भी अपना स्वयं का सिंबल या कोई भी अपना स्वयं का निशान नहीं छोड़ के जा रहे हैं। वो अपने आप को वहीं पे रुका हुआ महसूस करने लगता है। वो ऐसा सोचता है कि हमारा जीवन बस यहीं पे रुक गया है और हम अपने आप के अस्तित्व का कोई भी यहाँ पे चिन्ह नहीं छोड़ के जा रहे हैं। वो अपने आप में ये सोचना प्रारंभ कर देता है। तो इस अवस्था में ही और इसके क्या, वो अपने बच्चों के साथ, बच्चे होते हैं, वो बच्चों को लीड करता है, उसको अपने जीवन के बारे में सिखाते हैं, समझाते हैं। और अब इसके बाद जो इनकी 7वीं अवस्था के बाद बता चुके हैं, अब इसके बाद में कौन सी 8वीं अवस्था आएगी। 8वीं अवस्था को क्या, संपूर्णता बनाम, इस अवस्था को संपूर्णता बनाम निराशा बताया गया। संपूर्णता बनाम निराशा, संपूर्णता बनाम निराशा नाम दिया गया है। इस अवस्था का नाम क्या, संपूर्णता बनाम निराशा, इस अवस्था का नाम दिया गया है। इस अवस्था के अंतर्गत
65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया। कितने? 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया। कितने? 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को इस अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह वो अवस्था है जिस अवस्था में वह व्यक्ति अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल के बारे में सोचता है, वो उन सभी यादों को पुनः याद करता है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में क्या किया है, किन कार्यों में सफल रहा हूँ, किन कार्यों में असफल रहा हूँ, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था कहलाई जाती है अपने सामाजिक दृष्टि से भी। तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जो उसका जीवन बीत चुका है, इस अवस्था में वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने जो जीवन बीत चुका है उस अवस्था पास्ट के बारे में सोचता है कि मैंने कितने कार्यों में सफल हुआ हूँ, कितने कार्यों में असफल हुआ है, मैंने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया है। अगर उस व्यक्ति अपने जीवन के अधिक से अधिक कार्यों में सफल रहा है तो वह व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण समझता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकतर कार्यों में सफल नहीं हुआ है तो वो निराश रहना प्रारंभ कर देता है, वो अपने आप में निराश रहना प्रारंभ कर देता है। वो सोचता है कि मैं अपने जीवन काल में कुछ भी नहीं कर पाया, काश मैं ये और कर लेता, काश मैं इसमें सक्सेस हो जाता। तो इस अवस्था में क्या कह सकते हैं, व्यक्ति अपने पुराने जो उसका जीवन बीत चुका है, जो उसका पास्ट है, उस पास्ट को याद करता है। और जो व्यक्ति सफल रहा है वो अपने आप को संपूर्ण फील करता है। अगर व्यक्ति किन्हीं कार्यों में किन्हीं वजह से असफल रहा है तो वो निराश रहता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया है, मेरे ये काम अधूरे रह गए। तो अब ये पूरा हमारा सिद्धांत है, ये सिद्धांत यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके जो मजबूत पक्ष थे और जो इसके कमज़ोर पक्ष थे। अब मजबूत पक्ष के बारे में बात करें तो इस सिद्धांत में सामाजिकरण के बारे में बात किया गया है, जो कि इसका एक मजबूत पक्ष है। इसमें सामाजिकरण के बारे में बात की गई है। और इसमें क्या है, इसमें बच्चे के व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही अच्छे से जानने की कोशिश की है। और क्या, व्यक्तित्व के जो पर्सनली एक एक बच्चे के व्यक्तित्व को जाना गया है। ये इसके मजबूत पक्ष में आते हैं। और जो इसकी कमियां हैं, कमियों में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में एरिक एरिक्सन ने अधिक से अधिक शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बच्चों पर अधिक ध्यान दिया गया है। और शैशव बाल्यावस्था के अलावा इन्होंने और लोगों पर, जैसे किशोरावस्था और जो प्रौढ़ावस्था, इन अवस्था वाले लोगों पर इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है। ये एक इसका कमज़ोर पक्ष है। और इसके साथ साथ जो इन सिद्धांत पर जितने भी रिसर्च हुए हैं, उन रिसर्च का कोई भी ऐसे साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिससे हम इसको प्रमाणित कर सकें। तो ये हमारे इस सिद्धांत के कमज़ोर और मजबूत पक्ष हो गए। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मिलते हैं किसी भी एक अच्छे से महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।